शुभ संध्या मित्रों, मैं विवेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, सौर एकेडमी आप लोगों के लिए आपके जो आगामी परीक्षा है उसके प्रति बहुत चिंतित है और कई विद्यार्थियों की समस्या थी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। मैंने उस समस्या का समाधान करने के लिए आप लोगों के क्लासेस प्रारंभ कर दिए हैं। आप लोगों से आशा है कि आप लोग भी अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। दोस्तों, हम आप लोगों से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम क्लास में सरकारी बजट एवं कर को स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने जाना या समझा कि देश में दो महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों का निर्माण होता है, जिसमें आपका फर्स्ट मौद्रिक नीति, सेकंड राजकोषीय नीति। फिर हम लोगों ने मौद्रिक नीति को अच्छे तरीके से जाना और मौद्रिक नीति दो प्रकार के होते हैं, एक सस्ती मौद्रिक नीति, एक महंगी मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति में यह जाना कि जब देश में मंदी की स्थिति हो, अपस्फीति की स्थिति हो, तो केंद्रीय जो आपका बैंक है वह ब्याज दर में कमी कर देता है। महंगी मौद्रिक नीति में हम लोगों ने जाना कि जब मुद्रा स्थिति की स्थिति आ जाए तो देश का जो केंद्रीय बैंक है वह ब्याज दरों में वृद्धि कर देता है। हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में जाना, बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने राजकोषीय नीति को स्टार्ट किया। राजकोषीय नीति में भी हम लोगों ने राजकोषीय नीति को जाना कि यह अल्पकालिक नीति है कि दीर्घकालिक, तो पता चला कि यह एक दीर्घकालिक नीति है। फिर राजकोषीय नीति में यह जाना कि बजट जो है इसको प्राप्त करने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। फिर उसके बाद हमने बजट की डेफिनेशन आप लोगों को बताया और यह पता चला कि बजट जो है एक सरकारी दस्तावेज है और यह कई दस्तावेजों का संग्रहण है और यह आय एवं व्यय का एक अनुमानित विवरण होता है। इन सब को जानने के बाद हम लोगों ने यह जाना समझा कि बजट जो है वह फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूजेट से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। यह भी हम लोगों ने जाना कि बजट जो है उसका संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। बजट शब्द का उल्लेख आपके संविधान में नहीं मिलता है, यह आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 112 में आपको बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर केंद्र का वित्त मंत्री प्रत्येक वित्तीय वर्ष में फरवरी माह के पहले दिन लोकसभा के पटल पर देश का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। लेकिन दोस्तों, 2017-18 के पहले यह स्थिति नहीं थी। 2017-18 के पहले जो देश का केंद्रीय बजट था वह फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता था। कौन से दिन? अंतिम दिन प्रस्तुत होता था। तो 2017-18 में क्या 3 परिवर्तन किए गए, उन परिवर्तनों को अब हम अपने क्लासेस में चर्चा विमर्श करते हैं। ठीक है, तो आपका जो बजट था वह पहले फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता था, लेकिन अब जो है फरवरी माह के फर्स्ट दिन 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। ठीक है, राइट। अब हम लोग जानते हैं कि 2017-18 में ठीक है 2017-18 में बजट में 3 परिवर्तन किए गए। ठीक है, फर्स्ट, बजट प्रस्तुतिकरण को लेकर। पहले बजट यानी
2017-18 के पहले पहले बजट फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता था। माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता, लेकिन अब फरवरी माह के पहले दिन प्रस्तुत होता है। राइट, धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। 2017-18 में जो बजट में मुख्य 3 परिवर्तन हुए, उसके फर्स्ट परिवर्तन में बजट प्रस्तुतिकरण को लेकर हुआ। पहले बजट जो होता था वो फरवरी माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता था, लेकिन अब फरवरी माह के पहले दिन यानी 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है। राइट, अब विवेक देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर विवेक देवराय, ये आपको याद रहना चाहिए, ये समिति आप लोगों को याद रहना चाहिए। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर जो रेलवे बजट है, देखिए रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर पेश किया जाने लगा। ठीक है, चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई भी दिक्कत होगी, उन दिक्कतों को आपको बड़े आसानी तरीके से समझना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या चीज अब दूसरी बात याद रखनी है कि विवेक देवराय समिति, ठीक है, एग्जाम में आप लोगों से पूछ लेगा। तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश के आधार पर रेलवे बजट को अब केंद्रीय बजट में मिलाकर पेश किया जाने लगा। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, तो कौन सी समिति? विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर अब 2017-18 के बाद रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर पेश किया जाने लगा, लेकिन पहले यह स्थिति नहीं थी। ठीक है, पहले यह स्थिति नहीं थी। पहले क्या होता था, पहले एकवर्थ, विलियम एक नाम है, विलियम एकवर्थ, पहले विलियम एकवर्थ समिति के सिफारिश पर 1924 से भारत में, ठीक है, केंद्रीय बजट और रेलवे बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये जो पहले एकवर्थ समिति के सिफारिश पर, कौन सी समिति, ये अब आपको याद रखना है। कौन सी समिति? एकवर्थ समिति। ठीक है, सभी आसानी से। तो पहले विलियम एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 से, डेट भी याद रखिए, भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत होता था। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? इकोनॉमिक सर्वे पेश होता था,
इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, फिर उसके बाद आपका रेलवे बजट, फिर उसके बाद केंद्रीय बजट प्रस्तुत होता था। ठीक है, ये चीज होती थी। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, फिर उसके बाद रेलवे बजट पेश होता था। पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता था, फिर रेलवे बजट, फिर आपके केंद्रीय बजट को। ठीक है, यह 1924 से 2017-18 तक। ठीक है, तो आपको सेकंड परिवर्तन में विवेक देवराय समिति याद रखना है कि उनके सिफारिश के आधार पर रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर पेश किया जाता था, पेश किया जाने लगा अब। ठीक है, पहले विलियम एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 से भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट क्या होता था, अलग अलग प्रस्तुत होता था। लेकिन अब रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को मिलाकर पेश किया जाने लगा। ठीक है, ये अब आप लोग याद रखना। और आर्थिक सर्वे आज भी आपका इकोनॉमिक सर्वे आज भी आता है। अब आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि इकोनॉमिक सर्वे वर्तमान समय में बजट से पहले आता है कि बजट के बाद आता है, किसी को पता है? ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे आज भी आपका बजट से पहले आता है। ठीक है, लेकिन 2017-18 के पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता था, बीच में आपका रेलवे बजट आता था, फिर केंद्रीय बजट। लेकिन अब जो है रेलवे बजट को केंद्रीय बजट में 2017-18 के बाद मिला दिया गया, तो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है, फिर उसके बाद आपका बजट प्रस्तुत होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वह कमेंट करे। और जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय द्वारा आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है जारी किया जाता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आपका तीसरा वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा वाला जानते हैं, योजनागत एवं गैर योजनागत। ठीक है, योजनागत एवं गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण को ठीक है, वर्गीकरण को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न उठेगा कि आखिरकार ये योजनागत और गैर योजनागत खर्च को के वर्गीकरण को आखिरकार क्यों समाप्त कर दिया गया? तो इसके पीछे कारण यह था कि ये जो दोनों खर्च है, इन दोनों खर्च का संबंध किससे है? 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, किससे? पंचवर्षीय योजना से संबंध है। 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है, पंचवर्षीय योजना से था। ठीक है, तो इन दोनों खर्च का संबंध किससे था? 5 ईयर प्लानिंग से था, पंचवर्षीय योजना से था। तो योजनागत एवं गैर योजना, पहली चीज थर्ड चेंजिंग, 2017-18 में बजट में 3 परिवर्तन हुए। फर्स्ट परिवर्तन हम लोगों ने जाना बजट प्रस्तुतिकरण को लेकर। ठीक है, बजट प्रस्तुतिकरण में यह जाना कि जो बजट 2017-18 के पहले पेश होता था वह फरवरी माह के अंतिम दिन, लेकिन अब फरवरी माह के फर्स्ट दिन यानी 1 फरवरी को। सेकंड चेंजिंग ये हुआ,
जो विवेक देवराय समिति है, ठीक है, उस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय बजट को रेलवे बजट में मर्ज करके अब पेश होता है, ठीक है। लेकिन पहले जो है 2017-18 तो आपके कौन सी समिति थी, तो विलियम एकवर्थ समिति के आधार पर 1924 को आपके जो रेलवे बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत होता था, राइट। दोनों क्या होता था, अलग अलग प्रस्तुत होता था। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, अर्थात कि पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता था, फिर रेलवे बजट, फिर आपका केंद्रीय बजट। लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले पेश होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद आपका केंद्रीय बजट पेश होता है, और इकोनॉमिक सर्वे को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं होगी। तीसरा जो चेंजिंग की गई, योजनागत एवं गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों, इन दोनों खर्च का संबंध किससे था, पंचवर्षीय योजना से संबंध था, ठीक है। अब जो खर्च का संबंध पंचवर्षीय योजना से था, जो खर्च का संबंध किससे था, 5 ईयर प्लान से, पंचवर्षीय योजना से था, उसको हम क्या करते थे, योजनागत खर्च करते थे, ठीक है। याद रखिए, जिस खर्च का संबंध पंचवर्षीय योजना से था उसको हम कौन सा खर्च करते थे, योजनागत खर्च करते थे, ये बिल्कुल याद रखना। अब गैर योजनागत खर्च का संबंध किससे था, तो जो पंचवर्षीय योजनाओं के, जो 5 ईयर प्लानिंग के से इतर, ठीक है, अर्थात इसके अलावा जैसे सब्सिडी हो गया, ब्याज का भुगतान हो गया, अनुदान हो गया, पेंशन हो गया, रक्षा पर खर्च हो गया, रक्षा पर खर्च, ठीक है। तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आपके गैर योजनागत खर्च के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये सभी गैर योजनागत खर्च। तो जो खर्च का संबंध पंचवर्षीय योजनाओं से था उसको हम योजनागत खर्च करते हैं, और जो पंचवर्षीय योजनाओं से इतर, थोड़ा इसके अलावा, जैसे आपका सब्सिडी हो गया, ब्याज का भुगतान हो गया, अनुदान हो गया, पेंशन पर हो गया, रक्षा खर्च हो गया, ये सब गैर योजनागत खर्च के अंतर्गत आते हैं। अब जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं 5 ईयर प्लान जो थी, वह 31 मार्च 2012 को क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है, क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपका अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, उसको 31 मार्च 2012 को समाप्त कर दिया गया। जब पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया तो इसी कारण योजनागत खर्च एवं गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण को भी समाप्त कर दिया गया। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। किसी को कोई समस्या यहां तक, ये 3 परिवर्तन को लेकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, जब आप बजट को देखते हैं, जब आप बजट को
देखेंगे तो बजट में 3 महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाई देते हैं। तो बजट में 3 इंपॉर्टेंट आंकड़े दिखाई देते हैं। आप लोग बजट को देखे होंगे, ठीक है, दिखाई देते हैं, ठीक है। आप सभी लोग बजट को देखे होंगे, ऐसी बात नहीं कि आप लोग बजट को नहीं देखे होंगे। तो हम लोग अब इस पर चर्चा करते हैं कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जब आप बजट को देखेंगे, ठीक है, जब आप बजट को देखेंगे तो बजट में 3 इंपॉर्टेंट आंकड़े दिखाई देंगे। 3 के अलावा चौथा आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो बजट में आगामी वर्ष का पहला क्या रहेगा? आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा होता है, और वर्तमान वर्ष का संशोधित आंकड़ा होता है, ठीक है। तो जब भी आप बजट में देखेंगे, इसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाई नहीं देगी। तो फर्स्ट बात ये दिखाई देगी कि आगामी वर्ष का आपको अनुमानित आंकड़ा होता है, ठीक है। आगामी वर्ष का, जैसे आपका 2021 और 22 का बजट पेश हुआ, तो आपको 2021-22 का अनुमानित आंकड़ा यहां पर दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपका पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा होता है, ठीक है। पिछला वर्ष जो आपका कंप्लीट हो चुका है, जैसे आपका 2019-20, ठीक है। फिर उसके बाद वर्तमान वर्ष का संशोधित आंकड़ा होता है, ठीक है, 2020-21। अब इसी को हम लोग पूरा समझते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप अपने मन मस्तिष्क में ये 3 चीज याद रखिए, ठीक है। बजट किसका पेश हो रहा है? 2021-22 का, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पूरे अच्छे तरीके से चीजों को थोड़ा समझते हुए चलते हैं, ठीक है। एक पर फर्स्ट जानेंगे आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा, ठीक है, और सेकंड पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा, और तीसरा वर्तमान वर्ष का संशोधित आंकड़ा, ठीक है। सारा लफड़ा आपका इस तीसरे वाले में है, थोड़ा सा इसमें आपको विवेक का प्रयोग करना है, बाकी इन दोनों में आपका चीजें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये डेट याद रखिएगा। अब मैं मान लो कि 2021-22 का बजट प्रस्तुत हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्या होगा? 2021-22 का अनुमानित आंकड़ा, अनुमानित आंकड़ा होगा, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं बिल्कुल अनुमानित हैं, ठीक है। तो इस कारण 2021-22 का अनुमानित आंकड़ा इसमें आपको दिखाई देगा। अब बात करें 2019-20 की, बात करें 2019-20
20 की। तो ये जो है सेशन पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है। इसलिए पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा होता है, इसलिए पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा लिया जाता है। ठीक है, लिया जाता है। ठीक है, अब ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो 2021-22 का, ठीक है, तो बजट में मैंने बताया ना कि आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा पहली चीज होती है। 3 आंकड़े होते हैं, तो आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा। तो अब 2021-22 का बजट प्रस्तुत हो रहा है, तो 2021-22 का अनुमानित आंकड़ा उसमें दिया जाएगा कि क्योंकि वह आंकड़े अनुमानित है। अब इसमें आपका पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा चाहिए, तो ये सेशन कंप्लीट हो चुका है, ये बजट कंप्लीट हो चुका है 2019-20 का, तो इसका रियल डाटा उपलब्ध है। तो इसका हम पिछले वर्ष का या वर्ष लिख लीजिए, वर्ष का वास्तविक आंकड़ा ले लिया जाता है कि देखिए वास्तविक आंकड़ा। ठीक है, अब वर्तमान वर्ष का क्या लिया जाएगा? संशोधित आंकड़ा। ठीक है, वर्तमान वर्ष का। अब हम इसमें बात करें तीसरा, बात करें 2020-21 की, तो 2020-21 का बजट तो प्रस्तुत हो चुका है, राइट? तो क्या हो चुका है? प्रस्तुत हो चुका है। समझते चलिए, बजट आपका क्या हो चुका है? प्रस्तुत हो चुका है। चूंकि बजट आपका एक वित्तीय वर्ष, किसी को पता है एक वित्तीय वर्ष क्या होता है? किसी को भी पता हो? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, हम बात किसका कर रहे हैं? 2020-21 की। तो 2020-21 का बजट आपका प्रस्तुत हो चुका है। ठीक है, चूंकि बजट एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए होता है। लेकिन बजट आपका कब प्रस्तुत हो रहा है? लेकिन बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है। कब प्रस्तुत हो रहा है? 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है। अब आप सोचें कि अब देखिए यहां पर बिल्कुल विवेक का प्रयोग करना है। ठीक है, तो बात करें अगर हम 2020-21 की, तो 2020-21 का बजट आपका क्या हो चुका है? प्रस्तुत हो चुका है। ठीक है, प्रस्तुत हो चुका है। अब चूंकि बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन प्रस्तुत कब हो रहा है? बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है। तो अभी 1 अप्रैल और 1 फरवरी, मार्च अप्रैल का समय है। ठीक है, मार्च अप्रैल का समय है। तो अब आप सोचिए कि 2021-22 का जो बजट प्रस्तुत होगा, जो 21-22 का बजट प्रस्तुत होगा, उस वक्त 2020-21 का बजट चल रहा होगा, राइट? चल रहा होगा कि नहीं? आप ही सोचिए। तो 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है, तो आप सोचो कोई खर्च अनुमानित किया गया हो, मान ले कोविड-19 के दौरान
कोविड-19 के दौरान, अब देखिए कोविड-19 के दौरान ही मान लो कि खर्च क्या हो गया, अगर खर्च क्या हो गया, बढ़ गया, राइट, खर्च बढ़ सकता है। तो अगर खर्च बढ़ गया, बढ़ा, सब्सिडी का खर्च बढ़ गया, सब्सिडी का खर्च बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ ठीक है, इसका मतलब यह हुआ जो वर्तमान वर्ष का बजट चल रहा है, जो वर्तमान वर्ष का क्या चल रहा है, जो वर्तमान वर्ष का बजट चल रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर समझिए, तो जो वर्तमान वर्ष का बजट चल रहा है उसके खर्चों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो उसके खर्च में वृद्धि हो जाएगी, होगी कि नहीं, उसके खर्च में वृद्धि हो जाएगी, होगी कि नहीं। अभी आपका 31 मार्च खत्म नहीं हुआ है, अभी 31 मार्च आपका खत्म हुआ ही नहीं है, खत्म हुआ नहीं है, अभी तो 31 मार्च आपका क्या है, 31 मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, 31 मार्च तो आपका चल रहा है, तो 31 मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है, और इससे पहले आपका क्या पेश हो जा रहा है, इससे पहले 1 फरवरी को बजट आ जा रहा है, ठीक है। इसके पहले ही आपका क्या आ रहा है, 1 फरवरी को बजट आ जा रहा है, इसलिए वर्तमान वर्ष का आपका जो संशोधित खर्च है उसको आपके उस खर्च को बढ़ा दिया जाएगा, राइट। यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। तो को बजट आ रहा है और इसलिए वर्तमान वर्ष का संशोधित उस खर्च को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने बजट में 3 आंकड़े देखे, ठीक है। कौन कौन से, बजट में 3 आंकड़े देखे। फर्स्ट आपका आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा, जैसे मान लो कि आपका बजट 2021-22 का आया, तो ये आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा है, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आपका पिछले वर्ष का आपका क्या रहा है, पिछले वर्ष का आपका बिल्कुल रियल आंकड़ा, ठीक है, जो 2019-20 ने कंप्लीट कर लिया अपने बजट को, वो रियल आंकड़ा है, ठीक है। तो ये पिछले वर्ष का आपका क्या है, अनुमानित आंकड़ा है। अब वर्तमान वर्ष का तीसरे स्थान पे संशोधित आंकड़ा आएगा, ठीक है, संशोधित आंकड़ा आएगा 2020-21 का। इसमें हमने क्या कहा कि बात करें 2020-21 की, तो 2020-21 का बजट तो प्रस्तुत हो चुका है, ठीक है, वो प्रस्तुत हो चुका है, और उसी दौरान आपका बजट का निर्माण चल भी रहा है अगले लगभग 4-5 महीने के बाद। तो बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है, कितने वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है, पूरे एक वित्तीय वर्ष के लिए बजट आपका होता है। लेकिन बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है, तो 1 फरवरी से 31 मार्च तक जो समय है वो आपका क्या हुआ, उस दौरान आपका बजट 2020-21 चल रहा है ना। अब मान लो कि आप सोचो कोई खर्च अनुमानित किया गया है पहले से, ठीक है, मान लो कि अब कोई संकट तो बता के आएगा नहीं, आ गया, कोविड-19 के दौरान ही खर्च बढ़ गया, सब्सिडी का भी खर्च बढ़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो वर्तमान वर्ष का बजट चल रहा है अर्थात 2020-21 का, अब उसमें तो आपने कुछ और अनुमानित किया गया था, लेकिन इसमें खर्च में वृद्धि हो गई है। अब इसमें खर्च में भी वृद्धि हो गई है, और अभी 31 मार्च आपका खत्म नहीं हुआ है, और इससे पहले 1 फरवरी को आपका बजट आ जा रहा है, उसी से पहले आपका 1 फरवरी को क्या आ जा रहा है, बजट आ रहा है। इसलिए वर्तमान वर्ष का संशोधित खर्च, इसलिए 1 मिनट,
इसलिए वर्तमान वर्ष का कौन सा खर्च? वर्तमान वर्ष का। आपके देखिए इससे पहले 1 फरवरी को आपका बजट आ जा रहा है, तो इसलिए वर्तमान वर्ष का संशोधित उस खर्च को क्या कर दिया जाएगा? ग्रोथ कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये अब बजट में महत्वपूर्ण 3 आंकड़े को आप लोग जान गए। यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएं, ठीक है। अब आते हैं कुछ आपको बजट निर्माण से संबंधित चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो बजट का निर्माण कौन करता है? आप सभी लोगों को पता होगा। तो बजट का निर्माण कोई कमेंट करे तो बजट का निर्माण कौन करता है? किसी को पता हो तो बजट का निर्माण किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। बस यही है कि सौर्य थोड़ा वेट करते रहे तो थोड़ी चीजें जो है, सौर्य जी बहुत अच्छे से हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट देख रहे हैं, है ना। और उम्र 7 वर्ष का है तो थोड़ा बीच में पानी उनी पीने के लिए तो वो थोड़ा रोक देते हैं। उनको आप लोग सभी लोग बधाई दे दीजिएगा, ठीक है। लगभग 10 मिनट बाद आप लोगों को थोड़ा सा मैं ब्रेक दे दूंगा। तो चलिए, बजट का निर्माण कौन करता है? तो बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कौन? वित्त मंत्रालय द्वारा। ये तो क्लियर हो गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा, ठीक है। लेकिन जो मैं आप लोगों से बात करूंगा वह बात बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। जो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करते हैं और जो अपने लक्ष्य से बड़ा प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को पता होगा, ठीक है। तो बजट का निर्माण आपका वित्त मंत्रालय करता है। लेकिन बजट के निर्माण संबंधी अगर कहा जाए तो ये गलत जवाब है, ठीक है। ये गलत जवाब है, ये गलत नहीं है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वो होता है, लेकिन कौन करता है यह बिल्कुल गलत है। तो बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, लेकिन बजट का निर्माण अब वित्त मंत्रालय में भी कई डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है जो बजट का निर्माण करता है। अगर किसी को पता है तो वह बताए, ठीक है। अन्यथा मैं बताता हूं। तो वित्त मंत्रालय में कुल कितने डिपार्टमेंट है? 5, ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 5 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। तो पहला आपका राजस्व विभाग, दूसरा खर्च या व्यय विभाग। दूसरा कौन सा विभाग है? तो खर्च या व्यय विभाग, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से इसको बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। ऐसे बना लीजिए, राजस्व विभाग, खर्च विभाग, ठीक है। फिर आपका वित्तीय सेवा विभाग, ठीक है। ये तीसरा हो गया। और चौथा आपका कौन सा विभाग है जो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है? आर्थिकी कार्य विभाग, ठीक है। आर्थिकी कार्य विभाग, ठीक है। ये आपका चौथा हो गया। और पांचवा आपका कौन सा है? पांचवा किसी को पता है? तो पांचवा आपका विनिवेश विभाग, ठीक है। कौन सा विभाग? विनिवेश विभाग, ठीक है, विनिवेश विभाग। और इसका नाम जो है अब चेंज कर दिया गया है, और चेंज करके इसका नाम अब क्या हो गया है? दीपम,
DIPAM, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग इसको कहते हैं, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, ठीक है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। किसको? विनिवेश विभाग को, ठीक है। जो विनिवेश की प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को इस विभाग द्वारा अपनाया जाता है कि कौन से? विनिवेश विभाग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब आर्थिकी कार्य विभाग के अंतर्गत एक प्रभाग होता है, ठीक है। कौन सा? आर्थिकी कार्य विभाग के अंतर्गत एक प्रभाग होता है जिसको हम लोग बजट प्रभाग या बजट डिवीजन कहते हैं। बजट प्रभाग या इसको हम बजटीय डिवीजन कहते हैं, बजट डिवीजन, ठीक है। तो अक्सर लोगों से यह पूछ लिया जाता है कि बजट का निर्माण कौन करता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग बजट का निर्माण नहीं करता है। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय का आर्थिकी कार्य विभाग के अंतर्गत एक आपका प्रभाग होता है, बजट प्रभाग या बजटी डिवीजन, जो देश के बजट का निर्माण करता है। ये आप लोग याद रखिए, ये आप लोग बिल्कुल याद रखिए। कौन निर्माण करता है? तो बजट प्रभाग जो है आर्थिकी कार्य विभाग के अंतर्गत एक आपका प्रभाग है, बजट प्रभाग या बजट डिवीजन, वह देश में बजट का निर्माण करता है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें। तो बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अब लेकिन जो हमने ये बताया किसको किसको पता था, अगर जिसको नहीं पता था वो कमेंट कर दे, जिसको पता है यस बता दे, ठीक है। तो बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय के जो 5 डिपार्टमेंट हैं उनमें से एक आर्थिकी कार्य विभाग, जो आर्थिकी कार्य विभाग के अंतर्गत एक प्रभाग बजट प्रभाग या इसको बजट डिवीजन कहते हैं, वह देश के केंद्रीय बजट का निर्माण करता है। अगर राजस्व विभाग जो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। अब बजट के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट बातों में सरकार के 3 कोष होते हैं, ठीक है। इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है और उसी के जस्ट बाद थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो बस बता रहे हैं। अब बजट से संबंधित कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें जान लेते, फिर बजट पे चर्चाएं और आगे होती रहेगी, ठीक है। थोड़ा समय ले रहा हूं तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपको अच्छे तरीके से चीजों की जानकारी हो जाए, ठीक है। क्या आप लोग इससे बिल्कुल सहमत हैं? थोड़ा आराम से धीरे धीरे देखिए, अर्थव्यवस्था को बड़े ही साधारणतः शब्दों में मैं आपको समझाने का पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये प्रक्रियाएं थोड़ा चलनी चाहिए, ठीक है। और आज आप लोग एक मेरा सौर्य जो 7 साल का बच्चा है उससे संबंधित मैं कुछ एक क्लासेस ऐसी रखूंगा जिसमें उससे कुछ बातचीत करेंगे और थोड़ा बहुत बच्चों ये समाजशास्त्र के थोड़ा स्टूडेंट के लिए और अच्छा भी रहेगा। थोड़ा देखते हैं उससे बात करके क्या चीजें निकल के आती है, उस चीज को जानने के लिए थोड़ा आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, एक वीडियोस रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें। तो सरकार के पास आप लोगों को पता होगा 3 कोष होते हैं। कितने कोष? सरकार के पास 3 कोष होते हैं, 3 कोष। कौन कौन सी कोष होती है?
तो दोस्तों एक आपका संचित कोष होता है। कौन सा? संचित कोष। फर्स्ट आपका संचित कोष। और संचित कोष की चर्चा संविधान के आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 1 में देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा आपका एक होता है पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा खाता, पब्लिक अकाउंट। ठीक है, राइट। और आपका तीसरा होता है आकस्मिक कोष। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा होता है? आकस्मिक कोष। ये तीसरा है आपका आकस्मिक कोष, जिसकी चर्चा आर्टिकल 267 में दिखती है। संविधान के 267 मतलब संविधान के आर्टिकल 267 में आकस्मिक कोष की चर्चा मिलती है और संचित कोष की चर्चा आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 1 में। तो सरकार के पास ये 3 कोष है, एक संचित कोष, एक लोक लेखा खाता और एक आपका आकस्मिक कोष। अब जानते हैं संचित कोष के बारे में। ठीक है, संचित कोष। तो संचित कोष के संबंध में आपको पता है कि कर जो होता है, जो टैक्स होता है, कर सरकार के राजस्व का एक स्रोत होता है। सरकार के राजस्व का स्रोत है। सरकार के राजस्व का स्रोत कौन होता है? टैक्स होता है। और केंद्र सरकार को जो भी टैक्स कर प्राप्त हो रहा है वो सभी कहां पे जमा होता है? तो वो सभी संचित निधि में जमा होता है। कहां पर जमा होता है? संचित निधि में जमा होता है। ठीक है, ये सब चीजें समझते चलिए। ठीक है, तो संचित कोष। ठीक है, देखिए सरकार के पास 3 कोष है, संचित कोष और आपका जिसकी चर्चा आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 1 में, एक पब्लिक अकाउंट लोक लेखा खाता और एक आकस्मिक कोष जिसकी चर्चा आर्टिकल 267 में। अब संचित कोष क्या है? तो संचित कोष कर जो होता है वह सरकार के राजस्व का एक स्रोत है। सरकार कमाता कैसे है? टैक्स आने से। जब आप लोग टैक्स देते हैं तो वो कहां जाता है? सरकार के राजस्व में जाता है, राइट। अब केंद्र सरकार को जो भी टैक्स कर प्राप्त हो रहा है वो सभी कहां पे जमा हो रहा है? तो वो सभी संचित निधि में जमा हो रहा है। ठीक है, और कहीं नहीं। अब संचित कोष से सरकार 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए खर्च करना रहता है तो उसे किसकी अनुमति लेनी होगी? तो उसे संसद की अनुमति लेनी रहती है। ठीक है, केंद्र सरकार जो है बिना संसद के अनुमति के 1 रुपए खर्च नहीं कर सकता है, 1 भी रुपए खर्च नहीं कर सकता है। उसको संसद की अनुमति लेना ही रहता है, तभी वह यहां से पैसे को खर्च कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका एक घर है। ठीक है, इस घर में आपके दादाजी हैं और दादाजी के बेटे मतलब कि आपके पिताजी। ठीक है, अब यहां पर दादाजी एकमात्र माध्यम है। ठीक है, वही आपका मतलब कि उनके अनुमति के बिना आप 1 रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पापा
या उनके बेटे जो भी पैसा जमा करेंगे दादा का अकाउंट होगा उसी में सब जमा होगा। अब यहाँ पर आप उनकी अनुमति का आप 1 रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं। तो बस यही चीज यहाँ पर भी है संचित कोष में कि टैक्स जो होता है वो राजस्व का एक स्रोत है, सरकार के राजस्व का स्रोत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी कर प्राप्त हो रहा है, जो भी कर आपके गवर्नमेंट ने प्राप्त किया, ठीक है, वो सभी इस कोष में जमा होगा, संचित कोष में। ठीक है, अब संचित कोष से सरकार को मान लो कि खर्च करना हो, वो चाहे 1 रुपए ही क्यों ना हो, तो उस 1 रुपए की खर्च करने के लिए उसको संसद की अनुमति लेनी होगी। बिना संसद की अनुमति के वह 1 रुपए नहीं खर्च कर सकता है, तो उसे संसदीय की अनुमति लेनी रहती है। ये याद रखना, बिना उसकी अनुमति के आप 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अब आते लोक लेखा खाता। लोक लेखा खाता, ठीक है, तो सरकार की जितनी लघु बचत योजना, ठीक है, अब जैसे कहें, जैसे सुकन्या समृद्ध योजना, वय बंधन योजना, ठीक है, वय बंधन योजना, अब वह कहां पर जमा होता है? लोक लेखा खाता में जमा होता है। लेखा खाता में जमा होता है, ठीक है, वह कहां जमा होगा? लोक लेखा खाता में जमा होता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है, ध्यान योग्य, ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि पब्लिक अकाउंट से सरकार को लोक लेखा खाता से सरकार को पैसे खर्च करने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पैसे खर्च करने के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, ये याद रखना, आवश्यकता नहीं होती। यहां पर जो भी जमा होगा, याद रखना, यहां पर जो भी जमा होगा वो सब लघु बचत योजना के लिए होगा, लघु बचत योजना के लिए होगा, ठीक है, योजना के लिए होगा। और भविष्य में सरकार को ब्याज सहित, ठीक है, ब्याज सहित वापस भी करना होता है, ठीक है, वापस करना होता है। तो ये आपका लोक लेखा खाता हो गया, ठीक है। सरकार की जितनी भी लघु बचत योजना उसके लिए वह लोक लेखा खाता में जमा होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोक लेखा खाता में से सरकार को पैसा खर्च करना है। संचित निधि में तो आपको संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है, अन्यथा आप 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आप उसके स्वीकृति के बिना भी पैसा खर्च कर सकते हैं और भविष्य में सरकार को ब्याज सहित तो यहाँ पर वापस भी करना होगा, ठीक है। अब आते हैं आकस्मिक कोष।
आकस्मिक कोष कहां पर चर्चा है? आर्टिकल 267 में। ठीक है। अब मान लीजिए कि सरकार ऐसी स्थिति में है कि संसद से स्वीकृति से लेकर के संचित कोष से पैसा नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सरकार की ऐसी स्थिति बन गई है कि संसद से स्वीकृति लेकर के संचित कोष से पैसा निकाल ही नहीं पा रही है। ठीक है। संसद की स्वीकृति भी ले लिया, लेकिन संचित कोष से पैसा निकल ही नहीं पा रहा है। या ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि संसद की कोई बैठक ही नहीं हो पा रही है। ठीक है। संसद की बैठक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केस में सरकार को मान लीजिए, ऐसी स्थिति में सरकार को मान लीजिए आकस्मिक कोष से कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है। कुछ पैसे की क्या हो गई? जरूरत पड़ गई। तो इस स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति के स्वीकृति से या राष्ट्रपति के कहने पर इसमें से, अर्थात कि ये जो आकस्मिक कोष है, आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, निकाल सकते हैं। अर्थात कि आप आकस्मिक रूप से इस पैसे को खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आप की स्थिति संकट है ना, और आपको बहुत अत्यंत आवश्यक है, तो आकस्मिक रूप से खर्च कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, लेकिन जो भी खर्च किया जाएगा बाद में संसद की अनुमति लेकर संचित कोष से वह पैसा आकस्मिक कोष में वापस कर दिया जाए। राइट। तो
तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, समझाता भी हूं थोड़ा सा फिर से। आकस्मिक कोष, ठीक है, संचित कोष में ये पता चल गया था कि हम लोगों को कि उसमें से आपको पैसा खर्च करना है तो संसद की अनुमति आवश्यक है। ओके। आकस्मिक कोष में मान लीजिए कि सरकार की ऐसी स्थिति बन गई है कि संसद से वो स्वीकृति भी ले लिया, संसद ने स्वीकृति दे दी कि आप संचित कोष से पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन संचित कोष से पैसा निकल ही नहीं पा रहा है, बनती है ऐसी सिचुएशन, या संसद की बैठक ही नहीं हो पा रही है और जरूरत है उसको पैसे खर्च करने के लिए, ठीक है, बैठक नहीं हो पा रही। तो इस केस में हमारे संविधान में प्रावधान भी किया गया कि मान लीजिए कि आकस्मिक कोष से आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप राष्ट्रपति के स्वीकृति से या राष्ट्रपति कह दिया, अब आप इसमें से आकस्मिक कोष से पैसा निकाल दिए। अब आपने पैसे निकाले तो आपने तो उन पैसों को खर्च किया, ठीक है, तो उसको बाद में संसद की अनुमति फिर से आप जाकर लेकर संचित कोष से वह पैसा आकस्मिक जितना खर्च किए वह आकस्मिक कोष में वापस कर दिया जाएगा। अब जैसे यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आकस्मिक कोष में 500 करोड़ रुपए रहते हैं वर्तमान समय में, कितने, 500 करोड़ रुपए, ठीक है, 500 करोड़ रुपए प्रेजेंट में। लेकिन लेकिन उसके पहले कितने रहते थे, 50 करोड़, ठीक है, ये प्रीवियस है, पिछला, ठीक है, ठीक है, तो ये अब 50 करोड़ से बढ़ाकर वर्तमान में 500 करोड़ रुपए कर दिए। अब मान लो कि राष्ट्रपति के स्वीकृति से या राष्ट्रपति ने कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें से 100 करोड़ रुपए निकाल लिए आकस्मिक कोष से, 100 करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए निकाल लिए। तो अब ये 100 करोड़ रुपए आपको पुनः संसद की अनुमति से लेकर संचित कोष से निकालकर आकस्मिक कोष में आपको जमा कर देना है। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत, कोई भी समस्या? ठीक है, अब आगे की चीजें आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलेगी। यहां तक आप लोगों को चीजें मैं समझा दिया हूं। नेक्स्ट क्लासेस कल फिर रहेगा। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए और खूब मेहनत करिए। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी सौर्य के साथ, सौर्य बहुत अच्छे से सजा धजा है, एकदम पाउडर वूडर लगाया है। सोच रहा हूँ कि हम हो जाए, थोड़ा पाउडर वूडर ले ले। वैसे भी हम काला कौआ तो है ही है, थोड़ा बन जाए हंस सारस, है ना भाई, बन सकते हैं भाई। आपके एडवर्टाइजमेंट ने क्या कर दिया है? एडवर्टाइजमेंट ने गोरे लोगों की जो क्वालिटी है उसको ज्यादा बढ़ा दिया है ब्लैक लोगों की अपेक्षा, है ना। तो यही कर रहे हैं भाई, जो कलर है थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा, बाकी तो और कुछ नहीं। मैं तो कुछ नहीं लगाता, लेकिन सौर्य बहुत अच्छे अच्छे क्रीम पाउडर लगाए हैं। देखिएगा आप लोग, देखते हैं क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।